सबसे पहले ये बताइए कि ये राजनीति में कैसे आना हुआ। राजनीति में आना तो एक इत्तेफाक ही था। कॉलेज से निकलने के बाद अपन ने क्या है 1985 कॉलेज से तो मैंने 80-81 में निकल गया, 82 में। 1985 में कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की। पहले तो आदमी ठीक है, राजनीति भाई पढ़ने के बाद सबकी इच्छा होती है कहीं नौकरी ढूंढें तो नौकरी में जमा नहीं मामला, किस्मत ने नहीं लिखी थी तो अपनी राजनीति में चला गया। तो मैंने 1985 में कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने। और कांग्रेस ज्वाइन करके सतत छोटे छोटे जो चुनाव थे गांवों के, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव, जनपद के चुनाव, इन्हीं चुनावों को आदमी लड़ता रहा। फिर 2005 में जब पूरे जिले प्रदेश में मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं थी, हमारे रीवा जिला में श्रीनिवास तिवारी को छोड़ के सबकी जमानत जब्त हो गई थी, तब मैं मंडी का चुनाव लड़ा। अब मंडी की एरिया बहुत बड़ी थी, यानी कौड़िया ये लगभग बिरशुतना जिला के बिरसिंहपुर के पास से अपने देवतलाव रघुनाथगंज तक थी। वो पुरानी सिरमौर तहसील है वो। और पब्लिक से वोटिंग थी उसमें, मतलब किसान वोट करता था। अब नहीं, अब तो सिस्टम बीजेपी ने बदल दिया है, वो डायरेक्टर चुन के करती है। तब पूरी पब्लिक वोटिंग कर रही थी, लोकसभा विधानसभा टाइप, मतलब किसान वोट करते थे। उस चुनाव में जनता ने मुझे बड़ा समर्थन दिया। लगभग बहुत सारे कैंडिडेट थे, क्योंकि वो दल ही नहीं था तो हमारे दल के भी बहुत लोग लड़े थे, तो जनता ने भारी भरकम सपोर्ट किया उसमें। कांग्रेस में रह आए। 90-91 के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने सिरमौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया। तब सिरमौर से मरिया सब एक ही में था, मैंने ब्लॉक तो कई ब्लॉक हो गए, उसके अंदर 7-8 ब्लॉक हो गए अब, लेकिन तब एक ब्लॉक हुआ करता था। तब मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और 3 टर्म ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। सिरमौर से ये सिमरिया विधानसभा नहीं बनी थी, सिमरिया ब्लॉक भी नहीं बना था। अब तो संगठन में सिमरिया का भी ब्लॉक बन गया, बहुत सारे उप ब्लॉक भी बन गए। बहुत बड़ी एरिया थे उस समय। इतफाकन दिग्विजय सिंह हमारे पीसीसी चीफ हुआ करते थे जब मैं ये बना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, तब दिग्विजय सिंह बनते। हमारे यहाँ ज्ञानेंद्र सिंह जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वहाँ से चला 3 टर्म में उसका अध्यक्ष रहा। जल्दी जरूर नहीं कि मैंने कांग्रेस, जैसे आजकल जो मने हमारे कार्यकर्ता देखने में आ रहा है कि बड़े जल्दी मने है उसका मतलब रिजल्ट। हम लोगों ने नेताओं के साथ काम किया। इतना जरूर था कि उस समय के कांग्रेस सरकार में मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, हम लोगों की हैसियत विधायक से कम नहीं हुआ करती थी। मतलब अगर किसी काम को हम लोगों ने कह दिया है तो अधिकारियों की यहाँ हिम्मत नहीं होती थी कि मैंने जायज़ काम के लिए, मेरा नेचर है मैं नाजायज़ काम के लिए कहता भी नहीं। मैं उसको देख लेता हूँ कि अगर सही काम है, करने लायक है, इससे ये पीड़ित है सही में, तो मैं उस काम के लिए जी जान लगा देता हूँ और उस काम को मैं करवा के ही मानता हूँ। तो मैंने हम लोग जो बात करते थे एज अध्यक्ष, वो सब बातें मानी जाती थी उस समय। ये बीच में विसंगति हो गई भाजपा के टाइम से, मतलब कार्यकर्ताओं का, जब वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हूँ, देखने को ये मिल रहा है कि अफसरशाही इतनी हावी है, कार्यकर्ताओं की कोई बात सुनता नहीं। 2005 में फिर मैं इसके संगठन में तो रहा आया, 2005 में मंडी का अध्यक्ष बना। बीच में मैं 3 टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी चेयरमैन बना। एक बार तो चुनाव लड़ना पड़ा, 2 बार मैं निर्विरोध बन गया, क्योंकि काम इतना हो सकता है लोगों के दिमाग में अच्छा रहा हो जनता के, तो 2 बार हमारे से कोई लड़ाई नहीं लड़ा, 2 बार मैंने निर्विरोध निर्वाचित हो गया मैं। 2005 में मंडी अध्यक्ष हुआ, 2011-12 तक मंडी का मैंने अध्यक्ष रहा मैं, बैकुंठपुर मंडी का। 2008 में सिस्टम आया, चुनाव आया, तब ये सिस्टम चालू हुआ आवेदन का कि ये आवेदन दीजिए। तब आवेदन जमा हुए, तब मैंने भी मांगा टिकट। उस बार टिकट दुर्भाग्य से नहीं मिली। फिर 2013 में मांगा तो 2013 की टिकट पार्टी ने मुझे दिया। हमारे सिमरिया क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बड़े जीजान से चुनाव लड़ा। हो सकता है हम लोगों से कुछ गलती हो गई उस चुनाव लड़ने को, गलती भी हम लोग मानते हैं, लेकिन मोदी जी की लहर भी हम लोग मानते हैं। इसलिए कि 165 सीट प्रदेश में बीजेपी कभी नहीं जीती, 2003 में भी नहीं जीती। जब बीजेपी हमारे कांग्रेस के विरोध में हवा थी, उमा भारती जी की पूरी लहर थी,
तो भी 165 सीट कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन 2013 में माने बीजेपी 2013 में 165 सीट जीती। तो मैं अब ये 29-7-36 7,000 वोटों से मैं चुनाव हार गया। 2013 में आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े जी, हार गए, 29,000 के लगभग आपको वोट मिला। प्रमुख कारण क्या था इस हार का? इस हार का प्रमुख कारण था मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगस्त 2013 में घोषित हो गए। अगस्त 2013 में तो इनकी एक लहर थी बीजेपी की, मतलब मोदी जी के कारण मोदी लहर चली, और मोदी लहर का परिणाम ये हुआ कि पूरे प्रदेश में हम लोग तो बहुत कम वोट से हारे। हमारे विंध्य प्रदेश में 10,000 के भीतर सब हारे, माने 17 सीट आप छोड़ लें, हो सकता है कुछ वोटों से ज़्यादा, लेकिन मैं जैसे हमारे रीवा जिला की सब सीटें जो भी हारी हैं वो 10,000 के अंदर हारी हैं। और बाकी हमारे मालवा तरफ, भोपाल तरफ हमारे ही कैंडिडेट 40-40, 30,000, 25,000 से हारे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि उस समय मोदी जी की बहुत लहर थी। दूसरा, हम लोग अपनी कमी भी मानते हैं कि हो सकता है हम लोग उतनी बढ़िया तैयारी नहीं कर सके कि माने लोगों को वोट माने उतनी प्रेरित कर सकें कि भाई कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस में भी कुछ ऐसी बात रहती है कि भाई सबको हम जैसे कैंडिडेट घोषित हुए, बड़े नेता की टिकट कट के हमको पार्टी ने टिकट दिया। हो सकता है ऐसा भी रहा हो लोगों के मन में, इनको जीता हरा हो, तो ऐसी बात भी रही हो, लेकिन उसको मैं कह नहीं सकता कि भाई हमारे साथ लगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव में फिर से लड़ूँ, पार्टी दे ना लड़ूँ, लेकिन मेरे जैसे आदमी को 29,000 वोट देना सिमरिया विधानसभा में, मैं उन कार्यकर्ताओं का और सिमरिया क्षेत्र की उस जनता को बहुत ऋणी हूँ। मैंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि मैं चुनाव दोबारा लड़ूँ, जीतूँ हारूँ नहीं जानता, लेकिन मैं तो आपका ऋणी हूँ, ये मेरी आने वाली पीढ़ी भी आपकी ऋणी रहेगी, मैं ये कह के जाऊँगा। तो सिमरिया क्षेत्र की जनता तो मेरे लिए पूरी तरह पूजनीय, वंदनीय, सब कुछ है सिमरिया क्षेत्र की जनता। आप इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, यकीनन दावेदारी है जी। आपके नज़र में सिमरिया के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सिमरिया का प्रमुख मुद्दा एक तो सड़क है। सड़कें अच्छी नहीं है। अगर ग्रामीण इलाके में आप घुसें, मैं उदाहरण के तौर में अगर कहो तो कहें तो 2-4 रोड बता दूं। जैसे आप रीवा से चलिए, बाईपास के बाद हमारी सिमरिया स्टार्ट हो जाती है। रीवा से मनकारी वाली रोड चलिए, आप चले जाइए, हमारे मतलब उसके आसपास तक जाती है, ये दिल्ली के पास तक, आगे भी सिरमौर में भी है, लेकिन मतलब ये पूरी रोड ध्वस्त है, कहीं भी चलने लायक नहीं है। आप मजियार से अंदर से घुसिए तो उधर मोहरबा साहिबपुर के लिए निकलिए, वो भी पूरी रोड ध्वस्त है। एक रोड आपने देखी होगी, अभी मुख्यमंत्री जी की यात्रा निकली थी, हमारी पूरी सिमरिया विधानसभा में फंसती है, गोदहा से चचाई नदी तक, वो सिमरिया विधानसभा में, आगे सिरमौर विधानसभा में। उस रोड की पोजीशन आपने देखी होगी कि रोड की हालत क्या है। और कई गाँवों में इस तरह की पोजीशन है कि जहाँ सड़कें ही नहीं हैं। दूसरी बात, वहाँ पानी की भीषण समस्या है, जो हमारा पहाड़ी अंचल है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 2003 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, उसने अपने घोषणा पत्र में एक घोषणा किया था, हमारे सिमरिया के उत्तरी अंचल में एक जरमोहरा डैम है, जिसको आदरणीय स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री जी ने बनवाया था। वो उस उत्तरी के जीवनदायिनी है वाकई वो, मतलब अगर वो डैम में पानी रहे तो जो सिमरिया का उत्तरी अंचल है, जंगली अंचल, उसकी उपज पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है, पानी का संकट नहीं रहता। इन लोगों ने वादा किया था कि मैं उसको भरने के लिए या तो बरगी की नहर से उसको जोड़ूंगा या तो वाणसागर की नहर से जोड़ूंगा। 15 साल की सरकार हो गई, वहाँ आज तक इनने उस डैम को न बरगी से जोड़ा न वाणसागर से जोड़ा। उधर आगे चलिए, एक चित्ती गांव पड़ता है हम लोगों का, देवगांव चित्ती है, वहाँ बॉक्साइट की बड़ी सारी खदान है। बाहर के लोग आते हैं, बॉक्साइट के लीज लिए हैं, बॉक्साइट का ठेका लिए हैं इसमें, लेकिन लोकल लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं। माने हमारे यहाँ जो भी बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ के जो आदमी भी बेरोजगार हैं, लेबर बेरोजगार हैं, उस माइंस में उन लोगों का कोई काम नहीं। 2-2 सीमेंट की यहाँ वो पड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी लोकल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। किसानों की हालत आप देख रहे हैं, किसानों की कितनी दुर्गति है। किसान माने मर रहा है, भूखों मर रहा है, उसको उपज पैदावार का कोई मतलब जो भी होता है अनाज, वो पूरा का पूरा वो घाटे में जाता है। मतलब स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है, रोजगार की समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के आप अध्यक्ष हैं,
प्रत्याशी चयन को लेकर पैराशूट लैंडिंग की बात बार बार होती है। सिमरिया से लेकर रीवा, देवतलाव, तमाम जगह अब पैराशूट लैंडिंग की बात हो रही है। ऐसे में क्या संगठन को विश्वास में बगैर लिए शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय करते हैं? नहीं, इनका संगठन ही बना हुआ है ना। संगठन भाई टिकट वितरण में संगठन भी है हमारा। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ये संगठन जो उस कमेटी में है वो तो संगठन के ही अंग हैं वो। नहीं तो स्थानीय संगठन को क्या कॉन्फिडेंस में लिया जाता है जब ऐसे फैसले किए जा रहे हैं? नहीं, संगठन को भी उसमें विश्वास में लिया जाता है, संगठन से भी बात की जाती है, संगठन के माध्यम से ही होता है। तो आपके सिमरिया क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में थे, चर्चाओं का दौर बहुत तेज था और बाकायदे ज्ञापन भी दिया कि सिमरिया में बाहरी प्रत्याशी को टिकट ना दिया जाए। ऐसी कोई बात अभी हुई थी बीच में? क्योंकि हो गए, कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी बातें हैं जिसमें भाई कार्यकर्ता हर जगह ये आपत्ति उठा रहे हैं। भाई उन जब कार्यकर्ताओं को ये लगा कि टिकट मांगने वालों को कि हमको कौन सा मंत्र सटीक पड़ेगा, भाई बाहरी अंदर इस तरह की जो बातें उठ रही थी, तो कई जगह ये बातें उठी हैं, लेकिन ये बातें हम लोग उसको नहीं मानते। भाई जिले के अंदर का तो है कैंडिडेट, अब ये कह दे कि कोई इस विधानसभा में नहीं लड़ेगा कि उस विधानसभा में नहीं लड़ेगा, तो हमारे समझ से ये मांग जायज़ नहीं है उसमें। ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि भाई लोगों ने इस तरह की बातें उठाई है, बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल मिले हैं, लेकिन वो उनका कार्यकर्ताओं का अपना अधिकार है, उसी बात करने का उनका अधिकार है। उनने काम किया अपना उस क्षेत्र में, तो उनको भी आप अपनी बात रखने का अधिकार है। उनने कोई अपराध नहीं किया। अगर इस तरह की मांग की है कार्यकर्ताओं ने तो उनका भी कोई अपराध नहीं है। भाई उनको ये लगा कि भाई चलिए एक एकता तो उनमें बनी कि भाई एक को हटा दो, अमित मिश्रा को हटा दो कि भगत शुक्ला को हटा दो, तो हम 19 लोग एक साथ हो जाएंगे। अब वो कल होंगे इकट्ठा कि ना हो, लेकिन एक बात दी तो ये अच्छी बात देखने को मिली। वो उनकी मांग है, उनकी मांग का भी आदमी स्वागत करता है। जब टिकट घोषित हो जाएंगे तो उनसे भी आदमी बात करके उनको भी सहमत करेगा, उनको भी मिलाएगा, उनके भी गुस्से को आदमी शांत करेगा। उनका मांगना हक है, जायज़ है, उनने कार्यकर्ता हैं, सबका अधिकार है टिकट मांगने का इस प्रजातंत्र में। तो हम इसको बुरा नहीं मानते। उनने मांगा, अच्छी बात है। जो बात उठाई उनने अपनी आवाज़ है तो किसके पास उठाएंगे? पार्टी नेतृत्व के पास ही उठाएंगे, हम लोगों के पास उठाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उठाएंगे। दूसरी जगह तो गए नहीं, अपने दल के नेताओं के सामने बात करी उनने, तो उनकी भी बात जायज़ है, कोई गलत नहीं है उनकी भी बात। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आप एक जिम्मेदार पद में हैं और दूसरे दल से आए हुए नेता जो कांग्रेस में अब एंट्रियां शुरू हैं, लगातार हो रही हैं, तो जब 10 साल तक सपोज कि बीजेपी से कोई नेता आए कांग्रेस पार्टी में, 10 साल तक आपकी पार्टी का वर्कर उनसे लड़ता रहा, अब उन्हीं के लिए आपको वोट अपील करनी है। सपोज अगर कैंडिडेचर डिक्लेयर होता है किसी का, बीजेपी से कोई आया और कैंडिडेट बनाया गया कांग्रेस की ओर से, तो उन 10 सालों तक जिनके खिलाफ आप और आपका संगठन था या लड़ाई लड़ रहा था आपका कार्यकर्ता, उन्हीं के लिए अब वोट अपील करनी होगी। ये कितना मुश्किल होगा? नहीं, अगर पार्टी तय करके देती है तो करना ही पड़ता है, वो करना भी चाहिए। पार्टी है भाई, पार्टी का अनुशासन है, चाहे उस कार्यकर्ता की मनसा हो कि ना मनसा हो, लेकिन जो पार्टी का आदेश होगा तो अगर पार्टी का नियमित संयमित कार्यकर्ता है तो उसको वो बात माननी चाहिए और माननी भी पड़ेगी उसको। ठीक। सिमरिया से बीजेपी में ऐसी चर्चाएं शुरू हैं कि सिरमौर से वर्तमान विधायक हैं दिव्यराज सिंह, उन्हें पार्टी चुनाव लड़ाने के मूड में है। अगर ऐसा होता है तो क्या उनके पिताजी पुष्पराज सिंह जो कांग्रेस में हैं, क्या आपके साथ कांग्रेस में आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे? हमारा तो मानना है कि उनको करना चाहिए। भाई हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए। हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और रीवा शहडोल संभाग के प्रभारी हैं। मगर पार्टी भाई उनके लड़का है उनके साथ, लेकिन उनको तो हमारा ये मानना है कि वो, अच्छा मैं मान भी रहा हूँ कि वो प्रचार करेंगे कांग्रेस का। वो रीवा और शहडोल संभाग दोनों जगह करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि सिमरिया में भी करें। आप उनसे व्यक्तिगत बोलेंगे कि आप हमारे, हम व्यक्तिगत बोलेंगे कि पूरे रीवा जिला में, हमारे क्षेत्र में प्रचार करिए, पूरे रीवा जिला में प्रचार करिए भाजपा के खिलाफ। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति निर्मित हो सकती है, हर राजनीतिक दल में अमूमन होता है। ऐसे में जिला अध्यक्ष होने के नाते डैमेज कंट्रोल की क्या व्यवस्थाएं आप अपने स्तर पे करेंगे? मेरा तो ये मानना है कि मैं 90% रोक ले जाऊंगा, कोई बगावत नहीं होने पाएगी। 1-2 लोग अगर नहीं मानते हैं बात,
फिर उसकी भी आदमी उसकी भरपाई करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की बगावत का अंदेशा इस बार कांग्रेस में नहीं है, नहीं इस तरह इस बार। अच्छा, बसपा सिमरिया में सक्रिय है, पिछली बार भी सेकंड पोजीशन पे थी। कैसे देखते हैं बसपा को सिमरिया में? एक बड़ी चुनौती बसपा से मिलती हुई दिख रही है अभी तक, जो समीकरण है, जिस तरह की बातें हो रही हैं। मेरा अपना जो अनुभव है बसपा के लिए, बसपा के नियमित 22-24 हज़ार वोट हैं। मैं कई चुनाव से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कई चुनाव ब्लॉक अध्यक्ष और पार्टी में रहने के कारण बसपा का जब से उदय हुआ है 90-91 के बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि बसपा का जो वोट है 20 से 24 हज़ार के बीच। इस बार बसपा को 30 हज़ार वोट मिला, तो वो बसपा के वोट नहीं थे। 5-6 हज़ार वोट सवर्णों के भी थे उसमें, माने दूसरे लोगों के भी थे। हो सकता है वो हमारी पार्टी से लोगों ने दिया हो, हमारे के नाराजगी के कारण या कि बीजेपी की नाराजगी के कारण। लेकिन जब फिर लोकसभा का चुनाव आया तो बसपा अपने फिगर पे फिर आ गई भाई। वो वोट वापस हो गए बसपा से, बसपा 23-24 हज़ार के बीच में आ गई। बसपा कोई बड़ी चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए, बसपा में कोई ज़्यादा वोट भी नहीं जाने वाले हैं। बसपा के एक नियमित वोट हैं, जितने वो निश्चित वोट, बसपा उतने पर ही स्थिर रहेगी। मेरा मानना है कि 22-24 हज़ार से ऊपर वो बसपा के वोट नहीं है। जो भी लड़ाई होगी वो कांग्रेस बीजेपी के बीच ही होगी। सिमरिया दस्यु प्रभावित भी रहा है, बहुत सारा क्षेत्र है भी। अभी भी पेयजल संकट की आपने बात की। कितनी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जनहित के मुद्दों की जो कांग्रेस ने सिमरिया में जनता के हित में लड़ी हैं? कांग्रेस ने सिमरिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी। आपको बताऊं कि सिमरिया के तहसील में कांग्रेस पार्टी हर महीने की 1 तारीख को जनता दरबार लगाती थी, और जो भी क्षेत्र के लोग थे, जो भी उनकी समस्याएं थी, सब लोग वहाँ आते थे। और तहसीलदार, SDO और थानेदार सबको वहाँ बुलाया जाता था, और सब आगे जनता की समस्या को सुनते थे। जो त्वरित निदान होता था वो त्वरित निदान करते थे, नहीं वो अगली 1 तारीख के पहले जितनी भी उस जिले स्तर की और तहसील स्तर की समस्याएं तो सबको सब निपटा दी जाती थी। ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर उस कार्यक्रम को करते थे। दस्यु प्रभावित होने के कारण हम लोगों ने कई बार दस्यु का भी कई बार आंदोलन किया। हम लोगों ने SP उस बार थे, इसके पहले वाले SP हम लोगों ने जाके कंट्रोल रूम में कई बार ज्ञापन दिया, तो वहाँ पोस्ट लगी। पहले कांग्रेस के टाइम में वहाँ पोस्ट लगती थी, आपके मने जुड़वानी में, कटाई में और आपके जदुआ में कई पोस्ट बने हुए थे। मैनाहा में जहाँ पुलिस सशस्त्र SF की फोर्स हुआ करती थी। बीजेपी के कार्यकाल में जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ अपहरण हो गए थे बीच में, आपको पता होगा, कटाई गांव से अपहरण हो गया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके लिए लड़ाई ली, आंदोलन प्रदर्शन किया, तो उसमें क्या है कि अब पोस्ट वहाँ डल गई। पानी की, पेयजल की समस्या थी, हम लोगों ने पूरी गर्मी धरना प्रदर्शन किया। इनका जो भी किसानों की समस्या थी उसको लेके हम लोगों ने पूरे सर्किल वाइज, माने जितने के सिमरिया में सर्किल हैं, सर्किल वाइज धरना प्रदर्शन किया। तो जनता के काम के लिए, जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनवरत हर महीने माने किसी न किसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जो आप सड़क देखा है, सड़क के लिए भी धरना प्रदर्शन किया। और 1-2 काम तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से बड़े काम भी हो गए। 1-2 पर सिंचाई नदी में एक आपने पुल देखी होगी, जो हमारे लोगों की जनता दरबार लगती थी हर साल, हर महीने, और बरसात के टाइम में वो रास्ता बंद हो जाता था। तो उस धरना के प्रदर्शन की ही उपज थी वो पुल। उसमें कई बार ज्ञापन गए, उसका असर ये हुआ कि भाई उस ज्ञापन के माध्यम से किसी ने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया था, किसी ने मैंने विधायक और सांसद ने, वो जनता की मांग और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के ऊपर ही वो डिपेंड हुआ। वो ब्रिज, वो बड़ी ब्रिज बन गई उसमें। अभी चालू हालत में नहीं है, आगे वो फॉरेस्ट का कुछ दिक्कत है, लेकिन बाकी वो पुल बन के तैयार है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से 5 साल लड़ाई में लगे रहे, जनता के हित की लड़ाई में। मैं उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस के लोगों को। एक बड़ा सवाल हर जनप्रतिनिधि से इस समय पूछा जाता है, एट्रोसिटीज़ एक्ट, इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? अब ये तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस बारे में बोल दिया, जो भी बातें बोल दी है, इसमें हमारे समझ से हम लोगों को कुछ ज़्यादा कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसको लोग गलत परिभाषित करने लगते हैं। और अपना मानना है कि इसमें से कोई कमेंट करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है इसमें, इसलिए मतलब नो कमेंट्स। जी, नो कमेंट्स। बसपा लगातार नज़र बनाए हुए है। 7 विधानसभा सीटों में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 1 विधानसभा सीट
रोक के रखी है? ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, जिले भर की कमान है आपके पास। रीवा जिले में, रीवा विधानसभा में जैसे ही टिकट वितरण होगा या जिसे टिकट दिया जाएगा, बसपा इस पूरी उम्मीद में है कि उसके बाद वो एक अलग स्टैंड लेके कांग्रेस में बगावत हो सकती है, ऐसी उसे उम्मीद है। इसके लिए संगठन क्या तैयारी करेगा? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस में बगावत की उम्मीद नहीं है, और ना कांग्रेस ही कोई जाएगा उसमें बहुजन के टिकट लेने। वो सीट इसलिए रुकी हुई है कि रीवा शहर है, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं। हमको जो हम देखे तो नहीं है, न इसको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन जो बात सुनने में आती है हो सकता है उसके लिए सीट रुकी हो कि मालदार आसामी कौन आता है, कौन इस टिकट को लेता है, कौन रीवा की लड़ाई लड़ता है, हो सकता है इसके लिए रुकी हो। लेकिन कांग्रेस में बगावत की कोई उम्मीद है नहीं, कांग्रेस से कोई नेता जाएगा नहीं वहाँ। कोई रेयर कोई ऐसा चला जाए कि कांग्रेस में जुड़ा हो साधारण कार्यकर्ता, तो वो अब उसकी बात नहीं करते। लेकिन जो महत्वपूर्ण फिगर हैं कांग्रेस के, वो बहुत लड़े हैं कांग्रेस के लिए, तो इतना जल्दी इतना निर्णय वो इतना वो नहीं लेंगे। 2013 में आप चुनाव जब लड़े, आपका मुकाबला एक तरह से बीजेपी प्रत्याशी नीलम मिश्रा से था। अभय मिश्रा उनके पति कांग्रेस पार्टी में है आपके साथ। आप जब इस बार आप चुनाव मैदान में होंगे, अगर आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव मैदान में होते हैं, तो आपका जो पार्टी का कार्यकर्ता है या आम जनता इस विषय में भी तो सवाल पूछेगी कि जिनके खिलाफ आप खड़े हो रहे थे, जिनके खिलाफ आपने सिमरिया की लड़ाई लड़ी, आज वो आपके साथ हैं, उनके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा। ये भी तो एक स्थिति है। तो प्रचार करना पड़ेगा तो पूरे सभी सीटों में करना पड़ेगा। चाहे वो बसपा से आया हुआ कैंडिडेट हो, भाजपा से आया हुआ कैंडिडेट हो, लेकिन अब वो हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट है, हमारे कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहा है, कांग्रेस में आ गया है, तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया, हमारी पार्टी हाईकमान ने मिला था। अब वो तो कोई बात रही नहीं गई। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार कोऑपरेटिव सोसाइटी और अलग अलग चुनावों से चुनकर विधानसभा का भी चुनाव पिछली बार लड़ चुके। किस तरह का राजनीति की अब कैसी स्थिति है और पहले कैसी स्थिति थी? नहीं, पहले में तो बहुत अंतर हो गया है। अब उसके कई सारे कारण हैं, इसलिए टाइम है नहीं। पहले और अब में बहुत अंतर है। वो राजनीति भर दोषी नहीं है, उसमें समाज भी दोषी है, हम और आप सब दोषी हैं। पहले की भी राजनीति हम लोगों ने देखी थी, आज की भी राजनीति देख रहे हैं। पहले और अब में बहुत अंतर है। उसके कारण बहुत सारे, बस सामाजिक जो विद्वेष हो गया समाज में, आदमी के मतलब वो जो चीज़ पहले थी, आदमी बात करता था, जो बात करता था वो स्थिर रहता था। उस मामले में हम लोग देखे तो नहीं, लेकिन सुना करते थे कि जमुना प्रसाद शास्त्री वगैरह एक वोट और एक नोट मांगा करते थे, उस हिसाब से चुनाव लड़ते थे। लेकिन ये ज़रूर हम लोगों ने देखा कि माने लोग मित्रता, भाईचारा प्रत्याशियों में बहुत अच्छी थी। मैं राजमणि पटेल के साथ था उस समय, एक रिमारी गांव था, मुझे आज भी ध्यान है। उधर से राम लखन जी दूसरे दल से चुनाव में थे, हम राजमणि के साथ थे। उधर से राम लखन जी और राजमणि से लिपट बजे, उनके जेब से जो भी रुपया था सब निकाल लिया। मैंने प्रेम भाव, ये कोई मैंने वो नहीं कि ज़बरदस्ती करके निकाल लिया, उनका दोनों का आपस का प्रेम था। तिवारी जी के पास कभी बैठने को मिलता था, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, वो एक आध बार किस्सा बताने लगे। वो यादवेंद्र जी सिंह के खिलाफ वो लड़े थे 1952 में। वो साइकिल से जा रहे थे, उन्होंने कहा मनगामा में वो हमको मिल गए, तो उनने साइकिल रखवा दी, अपनी जीप में बैठा लिया। दगडापुर में उनकी कहीं सभा थी, तो बोले वो हमको बोले पहले कि आप जाके भाषण दे आओ। तो हाँ, तिवारी जी ने कहा कि नहीं, पहले आप दे आओ। एक ही मीटिंग, एक ही जनता उसी की उनके लिए आई हुई थी, तो उस गाड़ी में तिवारी जी बैठे रहे, पहले वो भाषण दे आए कांग्रेस के प्रत्याशी पे, ये सोशलिस्ट से थे, तो वो जाके गाड़ी में बैठ गए, तिवारी जाके अपना भाषण दिए, और तिवारी जी चुनाव जीत गए। मैंने इस तरह की जो भावना थी लोगों में, आपसी भाईचारा था। तो अब आज जो बिगड़ रहा, समाज का भाईचारा बढ़ रहा, विद्वेष, उसके बहुत सारे कारण हैं। अरे ये मैंने अब किसका कह दें, आदमी बीएसपी को कह दें कि बीजेपी को कह दें, बीजेपी को देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम लड़ा रही थी, अभी आपने भाई अब हिंदू हिंदू में ही लड़ाने का प्रयास चालू कर दिया इन लोगों ने। मैंने कल घर घर लड़ाने की बात चालू हो जाएगी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, बेरोजगारी भी है। आप ये देखने को मिल रहा है कि जैसे हम लोग आपसे बताया कि मैं 1985 में आया, और मैंने 2008 तक मैंने टिकट नहीं मांगी। कितने साल हो गया राजनीति में काम करता रहा मैं नेताओं के साथ,
इसकी वस्तुस्थिति ये थी कि मेरी ऐसा नहीं था कि आकांक्षा दबी हुई थी किसी की, उस हैसियत मैंने चुनाव लड़ने के इतने बड़े क्षेत्र को मैंने संभालने बांधने आदमी की क्षमता नहीं होती। आज बहुत जो लड़के आते राजनीति में, लड़कों का आना भी बंद हो गया, नई जनरेशन राजनीति में कम आ रही, और जो आ भी रही है वो जल्दी सांसद बनना चाहती है, जल्दी विधायक बनना चाहती है, बहुत जल्दी माने, जबकि उसको भाई अनुभव ले, उसका काम करो, लेकिन ये दिक्कत है। तो पहले की राजनीति अब की राजनीति में अंतर बहुत है, उसका दुष्परिणाम है। देखिए राजनीति में पहले क्या था कि बड़े अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग आते थे, जैसे आदमी पढ़ता है इतिहास जो उठा के, कितने अच्छे अच्छे लोग राजनीति में सांसद और विधायक होते थे। आज आप देखिए बहुत सारे लोग माने इस तरह के लोग भी हो जाते हैं, माननीय विधायक बन जाते हैं, माननीय सांसद बन जाते हैं, जिनके 50-50, 100-100 मुकदमे रहते हैं, अपराध रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो विधायक बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका माने हम लोग भी, हमारी समाज भी दोषी है। मतलब अब उस प्रकार से लोग नहीं आ रहे हैं जैसे लोगों की राजनीति में आना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में प्रमुख चुनौती सिमरिया में क्या, बसपा या भाजपा? चुनौती तो सबको माननी चाहिए। बसपा भाजपा लड़ाई में, युद्ध में सामने जो दुश्मन होता है, वो लड़ाई हो चाहे चुनाव हो, सबको किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। दोनों दुश्मन मतलब मजबूत है। भाई दोनों को भाई बराबर आंकना चाहिए, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छे से चुनाव जीतेगी, अच्छे वोटों से मार्जिन से, कम 20-25 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगी। ये हमारे साथ थे त्रियोगी नारायण शुक्ला जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और सिमरिया से इनकी दावेदारी है और इनकी कोशिश होगी कि इस मुकाबले में ये विरोधियों को कमज़ोर नहीं आंक रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी से लड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।